Good morning, everyone. In the last class, we learned about the decarbonization. There was two methods of decarbonization. First one is electrical method, and the second one is chemical method. And we learned about the electrical method in which we learned Kolbe electrolysis. Now we will learn about the chemical method which contain soda lime decarbonization. Now see the what is the meaning of soda lime. Basically soda, it represent NaOH where lime represent calcium oxide CaO. So what we write CaO and NaOH. Now what is the reaction? This is a carboxylic acid. The carboxylic acid which contain a carbon of N+1. मतलब क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो N+1 कार्बन कंटेन कर रखा है और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी अल्केन विच विल हैव n नंबर ऑफ कार्बन. मतलब N+1 नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड will convert into the alkane which contain n carbon. N+1 कार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन में कन्वर्ट करेंगे जिसके पास कितना होगा n नंबर ऑफ कार्बन होगा. एक कार्बन का डिफरेंस है, उसका मतलब क्या है, वो कहां पे रिमूव हो रहा है, दैट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ CO2. और यही CO2 जो है दैट इज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन. मैकेनिज्म में हम देखेंगे. अब देखो रिएक्शन में क्या होता है. तो रिएक्शन में ये क्लियर है. देखो N+1 का मतलब ये नहीं समझना है कि रिएक्टेंट में N+1 कार्बन ही है. N+1 का मतलब है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके चेन में N+1 कार्बन है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में का जो अल्केन जो प्रोडक्ट बन रहा है अल्केन, उस अल्केन के चेन में N कार्बन है. इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. चलिए मैकेनिज्म पे आकर के देखते हैं. तो मैकेनिज्म पे आ जाओ. ओके मैकेनिज्म आके देखते हैं. तो हमारे पास देखिए क्या है, NaOH है ना, NaOH, and we know that it will ionize and it will give Na plus OH minus. So basically we have OH minus and it is a base and this is a acid and this H will be the acidic H. एसिड और बेस दोनों ही अवेलेबल है तो कौन सा रिएक्शन होगा, पहले ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन होगा. तो इट विल टेक द एसिडिक एच एंड वी विल गेट एनायनिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अनायन बन जाएगा. नाउ सी ये जो अनायन है ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अपने इस कार्बन को सप्लाई करता है और इससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको आ रही है वो इस सिग्मा बॉन्ड को रिपेल करके R को रिमूव कर देता है. तो R पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और CO2 रिमूव हो जाएगा. ये स्टेप फिजिबल क्यों हो पाता है, क्योंकि CO2 जो है वो आगे चल के प्रेसिपिटेट कर जाएगा. आगे रिएक्शन के बाद ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा. तो लीच चैटेरियन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था उसके अनुसार क्या पढ़ा है कि अगर एक प्रोडक्ट कोई भी एक प्रोडक्ट रिएक्शन या सॉल्यूशन से रिमूव हो जाए तो रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड. तो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है. तो ये जो लीच चैटेरियन प्रिंसिपल की वजह से एक प्रोडक्ट हमारा रिमूव हो जा रहा है वही क्या कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करा रहा है. या हम बोले कि इस रिएक्शन के लिए मोटिवेशनल फोर्स की तरह बिहेव कर काम कर रहा है. अब देखो जो R माइनस है, दिस R माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस भी कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल भी. बट वी हैव द वाटर, जो वाटर रिमूव हुआ है यहाँ पे एंड वाटर हैव एसिडिक एच, बेसिक साइड एसिडिक एच रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, RH का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वी विल गेट OH माइनस अगेन. तो देखिए जो रिएजेंट हमने यूज किया है वो रिएजेंट क्या हो गया, हमें दोबारा से रिटेन कर लिया सॉल्यूशन में. तो रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. हमने स्टार्टिंग में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ NaOH ऐड कर दिया और वो रिएक्शन को गवर्न करता रहेगा. क्लियर है. चलो तो अब बात आती है कि ये CaO जो हमारे पास यहाँ पे है इसका क्या यूज है, क्यों यूज कर रहे हैं हम CaO. बेसिकली मैकेनिज्म देखें तो कौन सा यूज हो रहा है मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म में तो सिर्फ OH माइनस यूज हो रहा है, मतलब NaOH का यूज हो रहा है.
CaO का कहीं कोई यूज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब देखिए COO क्या करता है, अगर CaO जो लिया है हमने वो क्या करता है, CO2 से कंबाइन कर लेता है और CaCO3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम नहीं भी ले तो भी CO2 तो रिमूव हो सकता है ना, अगर ओपन कंटेनर में रखा। क्यों लिया हम इसको? तो इसको इसलिए लिया जाता है कि देखो जो NaOH है, इट कैन कंबाइन विथ CO2, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, एंड इट कैन फॉर्म Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये आपने पढ़ा होगा, एस ब्लॉक में पढ़ा होगा। तो देखो जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें क्या है, NaOH है, और CO2 जो बनेगा बनेगा तो सॉल्यूशन में ही, और वहां पे NaOH अवेलेबल है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बना सकता है, जो कि प्रेसिपिटेट कर जाएगा। क्लियर है? अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो आप देखिए जो OH माइनस, हम लोग OH माइनस जो गेन कर रहे थे वो क्या हो रहा है, यहाँ यूटिलाइज हो जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो या तो हमें एडिशनल OH इसमें ऐड करना पड़ेगा, या नहीं तो रिएक्शन क्या होगा, कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि OH जितने भी होंगे क्या होगा, वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो अगर OH माइनस रहेगा नहीं तो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकता है क्या? नहीं। तो ये OH के कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हम लोग CaO का यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो CO2 बन रहा है उससे रिएक्शन करके CaCO3 बना देता है, जो कि प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन रिटेन रहता है, इस वजह से रिएक्शन की यील्ड अच्छी होती है, रिएक्शन की एफिशिएंसी अच्छी होती है। क्लियर है? चलिए तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़े। नाउ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इट इज स्टेप डाउन प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप डाउन? देखो ट्रांसफॉर्मर अभी शायद 12th में पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा। वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप, वोल्टेज घटाने के लिए स्टेप डाउन। तो उसी तरह यहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन का मतलब क्या है? स्टेप डाउन का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट साइड में जितने कार्बन का चेन है उतने से कम कार्बन का चेन प्रोडक्ट साइड में बने। तो देखिए यहाँ पे कितने का था, N+1 का, और प्रोडक्ट साइड में कितने वाला, N का। मतलब जो रिएक्टेंट साइड है इसके पास जितने कार्बन का चेन है प्रोडक्ट में उससे कम कार्बन का चेन बन रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टेप डाउन। फिर स्टेप अप क्या होगा, अगर अगर ये रिएक्टेंट होता और ये प्रोडक्ट होता, रिवर्स डायरेक्शन में चलते, तो क्या बोलते, स्टेप अप। मतलब जितने कार्बन का चेन है हमारे पास उससे एक ज्यादा कार्बन का चेन बन जाए, देन वी कॉल इट स्टेप अप। क्लियर है? नाउ carbanion will be the intermediate. Yes, we can see this is the carbanion which is the intermediate. And methane can form through this reaction. Obviously methane can form because if we take acetic acid CH3 double bond OH and soda lime decarbonylation कराया है, सोडा लाइम डिकार्बोनाइलेशन, तो प्रोडक्ट में देखो क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो सोडा लाइम डिकार्बोनाइलेशन का ये ध्यान रखो, आप सीधा प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो क्या करने हैं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना है और वहां पे H को ऐड कर देना है, बस इतना सा काम करने प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि R माइनस में कभी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये फॉर्म कर गया हमारा। तो क्या होगा यहाँ पे, CH3 से इसको रिमूव किया और H हमने ऐड कर दिया, दैट इज CH4, दैट इज मीथेन। तो इस प्रोसेस से हम लोग मीथेन बना सकते हैं। इससे पहले जितने भी प्रोसेस हमने पढ़ा उसमें हम मीथेन नहीं बना सकते। वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, मीथेन नहीं बना सकते। उसके अलावा कॉलवे क्लासेस पढ़ा, उसमें भी मीथेन नहीं बना सकते। तो जो भी रिएक्शन हमने पढ़े थे उनमें मीथेन का प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं था। था क्या? नहीं। इवन कोरी हाउस रिएक्शन में भी मीथेन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। चलिए तो ये वाले हो गए हमारे पास। तो अब इस वाले पे आ जाओ। तो एक सवाल करके देखें, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सवाल करके देख ले। तो सबसे पहला क्या बताया, OH माइनस का अटैक होगा। OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक H को रिमूव करेगा। नाउ इट्स टेकिंग द
acidic H and we will get CH2 C double bond O and O minus. Now this will supply the electron density to this carbon and R minus will form. Means we have CH3 CH2 minus plus CO2. Now what will happen? इस स्टेप में क्या बना था? वाटर बना था. Now it will react with acidic H of water. तो ये क्या करेगा? एसिडिक H से रिएक्शन कर लेगा. तो क्या मिल गया हमारे पास? CH3 एंड CH3 मिल गया. सीधा प्रोडक्ट लिखूं तो मैं क्या बोला था? कार्बोजाइलिक को रिमूव करो और H को ऐड कर दो तो आ जाएगा ये प्रोडक्ट हमारा. क्लियर है? तो चलिए ये सारे सवाल करके बताइए. इन सारे सवाल को करके बताएंगे आंसर क्या होगा. चलो फर्स्ट वाले पे आ जाओ. क्या करने हैं? कुछ नहीं करना है. कार्बोजाइलिक एसिड को रिमूव करने हैं, H को ऐड करना है. क्या ये एरोमेटिक पे हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि बेंजीन चेन पे माइनस स्टेबल तो होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बट दैट इज वो सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो ये आ गया और यहाँ पे क्या लगा दिया? H लगा दिया. इस वाले में बताओ क्या होगा? जितने भी कार्बोजाइलिक एसिड हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग नहीं दिया है ना, तो जितने भी कार्बोजाइलिक एसिड हैं सभी रिड्यूस हो जाएंगे और दोनों ही जगह क्या लग जाएगा? H अटैच हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर ए. ए के लिए मतलब हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, सॉरी रिएजेंट नहीं दे रखा है, ठहर जाओ. CaO and NaOH. तो हम सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन करा रहे हैं. कोई एक प्रोडक्ट ए है जिसका कि हम लोग सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन करा रहे हैं और वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट 2-मिथाइल ब्यूटेन. तो ए क्या हो सकता है? ए कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है ये बताने हैं. तो ए की टोटल पॉसिबिलिटी मतलब कितने ए हो सकते हैं, मतलब कितने ऐसे रिएक्टेंट हैं जो ये प्रोडक्ट दे सकता है सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन के थ्रू. तो बताइए इस वाले को. क्या क्या हो सकता है? वीडियो पॉज करके सॉल्व करके बताओ. चलो देखो इस वाले क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम ए के लिए एज्यूम करते हैं कि सबसे पहला काम हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पे CH3 है. चलो ठहरो, मैं यहीं से चालू करता हूँ. क्या है? यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमने कार्बोजाइलिक एसिड लगा दिया. नाउ CH एंड CH2 एंड CH3 एंड CH3. अब बताइए, एक तो ये प्रोडक्ट हो सकता है. क्या ये एक ही हो सकता है क्या? तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अटैच किया तो ये सेंटर क्या हो गया? हमारा कायरल हो गया. तो ये कितना दे सकता है? 2 प्रोडक्ट दे सकता है. एक R भी हो सकता है, एक S भी हो सकता है. क्लियर है? इसके बाद कायरलिटी जनरेट कर रहा है ना. अगर यहाँ पे कार्बोजाइलिक एसिड है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसकी कायरलिटी को भी कंसिडर करेगा. यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अलग अलग साइड पे आएगा तो दोनों साइड को कंसिडर करेंगे तो 2 आ जाएगा. क्लियर है? इस दोनों क्या है? सिमिलर है, इसीलिए हमने क्या कंसिडर कर लिया? यहाँ पे कायरल सेंटर को कंसिडर किया. मतलब क्या हो गया कि अगर ये प्रोडक्ट है ये इसमें जा सकता है तो इस प्रोडक्ट के दो फॉर्म हो सकते हैं ना. R फॉर्म भी हो सकते हैं और S फॉर्म भी हो सकते हैं. मतलब R वाला भी ये प्रोडक्ट दे सकता है और S वाला भी ये प्रोडक्ट दे सकता है, क्योंकि यहाँ तो ये कायरल रहा नहीं, रहा है क्या? नहीं. तो दोनों ही ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, इसलिए हमने क्या बोला? दोनों ही कंसिडर किए. क्लियर है? बात समझे? सीधा क्या समझे कि यहाँ पे कार्बोजाइलिक एसिड लगाया हमने, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ सेम ही चीज है. तो इस कार्बन के अबाउट R फॉर्म होगा तो भी ये प्रोडक्ट आ जाएगा और S फॉर्म होगा तो भी ये प्रोडक्ट आ जाएगा. तो कितने काउंट करेंगे इसका? 2 काउंट करें. दूसरा देखो, यहाँ पे लगाएंगे तो सेम ही चीज आ जाएगा. दूसरा क्या हो सकता है?
दूसरा देखिए कि मैं यहाँ पे CH3 रखता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH3 एंड CH2 एंड CH3। अब देखो कोई कायरल सेंटर है क्या? नाउ इन दिस कंडीशन वी डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर। तो कितने होंगे ये? एक ही हो सकता है। नाउ थर्ड वन पे चलो, मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। CH3 CH एंड CH3 CH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CH3। अब देखो ये जो सेंटर है हमारा, ये जो कार्बन है हमारा, दिस इज कायरल कार्बन, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या है? डिफरेंट है। इस वैलेंसी को भी मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जस्ट सी दिस वन। तो यहाँ पे H है, तो देखो 1 2 3 4 चारों वैलेंसीज क्या है? डिफरेंट। तो ये सेंटर क्या हो गया? कायरल। अगर ये कायरल है तो इसका भी क्या हो सकता है? R फॉर्म भी हो सकता है और S भी हो सकता है। तो R भी ये प्रोडक्ट दे देगा और S भी ये प्रोडक्ट दे देगा। तो इसके भी कितने काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। और उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटीज है? तो है, हम चेक कर सकते हैं। CH3 CH एंड CH3, यहाँ पे आ गया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला आ गया। तो अब इस वाले को चेक करो, क्या है हमारे पास? क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? नो, इस वाले में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? एक। तो टोटल कितने से रिएक्टेंट हैं, कितने से मॉलिक्यूल्स हैं जो ये प्रोडक्ट दे सकता है? तो सभी को ऐड करके आओ देखोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मीन्स 6 ऐसे रिएक्टेंट हैं, 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ये प्रोडक्ट दे सकता है सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन। क्लियर है? समझा यहां तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करने हैं, ये जैसे हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, तो उसी मेटल का ही रिएक्शन होना है यहाँ पे। और मेटल के बारे में आपको पता है कि जब भी मेटल आपको दिख जाए एलिमेंट्री स्टेट में, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बेसिकली रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, आपको याद हो तो हमने प्रीवियस में डिस्कस भी किया है, दैट R-, ये R- ही हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड है। बेसिकली ग्रिग्नार्ड इसी के लिए यूज करते हैं, बट इसका बॉन्ड मेटल के साथ। तो देखो ये जो बॉन्डिंग है दैट इज एक्चुअली क्या है? R-, और इसका मैग्नीशियम क्या है? सेकेंड ग्रुप का मेटल है, और वो क्या करता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मैग्नीशियम का आयोडीन एंड कार्बन के साथ क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये R- will be in their anionic form and I- will be in their anionic form. Means R and I will have complete electron and magnesium will have complete +2 charge. यही होगा, और दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये चीज क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये माइनस है, ये कंप्लीटली सेपरेटेड है कार्बन के ऊपर, मतलब C- फॉर्म हो रहा है, मतलब कार्बो एनायन फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? R- का मतलब ही क्या हो गया? कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? तो चलो, तो इसी देखो यहाँ पे क्या है, ये एक मेटल है और ये ऑर्गेनिक पार्ट है, इस वजह से ही हम लोग इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ध्यान रहेगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की जब भी बात की गई है, उसका मतलब क्या है? ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक पार्ट और मेटालिक मतलब मेटालिक पार्ट, मेटालिक मतलब मेटल पार्ट। तो आर क्या हो गया? ऑर्गेनिक के लिए, और मेटल के लिए, सॉरी मेटालिक के लिए मेटल पार्ट। क्लियर है? इसलिए ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो अब देखिए किस तरह से फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम दे रखा है, हमें पता है बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग अप्रोटिक सॉल्वेंट बेसिकली यूज करते हैं। अप्रोटिक से ड्राई ईथर हो गए, THF हो गया ड्राई ईथर,
एंड क्राउन ईथर, इन सभी का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, पोलर होते हैं। तो ये पोलर है बट अप्रोटिक है। तो ये क्या करता है, इसको आयोनाइजेशन में, मेटल के आयोनाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि आपने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था। हमने वहां पे आपको ये एक्सप्लेन किया है कि ड्राई ईथर या जो नॉन पोलर नहीं, पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर सॉल्वेंट है उसका यूज क्या होता है। तो पोलर सॉल्वेंट मेटल को आयोनाइज करने में हेल्प करता है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आयोनाइज होगा और आयोनाइज करके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए, तो अब Rx और यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो I is more electronegative than carbon, so it will have plus tail charge and it will have minus tail charge. So this electron will attack on this carbon and it will separate R minus and remove I minus. तो I माइनस रिमूव हो गया और R क्या हो गया, R माइनस में कन्वर्ट कर गया, एंड इट इज अ बेस। ये क्या हमारा बेस है। तो अब ये बनने के बाद सेकेंड स्टेप में अगर हम इसको किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन करा दे या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दे, तो ये क्या कर देगा, अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो ये R जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, हमने आपको पहले ही बताया है। R के 2 फंक्शंस हैं। पहला क्या बताया था कि ये बेस है, दूसरा ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बेस है, बेस कब कहलाएगा, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिडिक H। तो एसिडिक H से रिएक्शन करेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको बेस बोलेंगे। तो अब देखो ये एसिडिक H कौन कौन से H हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता है, ऑक्सीजन से अटैच H, दूसरा क्या हो सकता है, नाइट्रोजन से अटैच H, तीसरा तो कोई भी आपका मिनरल्स एसिड ले लीजिए जो X के साथ अटैच हो, वो हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, S से अटैच H। उसके अलावा क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच H, ये भी H एसिडिक होता है। क्लियर है। तो किसी भी एसिडिक H से रिएक्शन करा सकते हैं। So R minus is behaving like base and it can behave like न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में 2 टाइप के रिएक्शन ये दे सकता है। फर्स्ट क्या है, RX न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे दे। ये न्यूक्लियोफाइल है ना R माइनस, तो क्या करेगा, सॉरी R डैश लेता हूं, तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या दे देगा, ये R डैश NR, जो कि कोरेहाउस रिएक्शन में पढ़ा था। क्लियर है। दूसरा क्या होता है कि इनका रिएक्शन कार्बोनाइल से करा दो। कार्बोनाइल का मतलब C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोई भी G ग्रुप, H भी हो सकता है, G के जगह पे CH3 भी हो सकता है, या कोई R हो सकता है, X हो सकता है, तो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है। तो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या है, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और R माइनस का इसके ऊपर अटैक हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है और फर्दर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं आगे। तो बेसिकली कार्बोनाइल का जो रिएक्शन है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं आपको बस बताया कि न्यूक्लियोफाइल it can behave, R minus can behave like base as well as nucleophile. In case of nucleophile, it have 2 different behavior. Once it will react with alkyl halide where the reaction will be nucleophilic substitution, and the next one it can react with carbonyl where the reaction will be addition. तो एडिशन रिएक्शन अभी पढ़ा नहीं है, पर बताया था एडिशन इज द रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एडिशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कार्बोनाइल पढ़ेंगे तो हम लोग इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अलग ही टॉपिक है, बट हम लोग हर एक चैप्टर में जो इसका यूज है उसको वही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ये चीज समझा। तो एटलीस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कहां कहां देखने को मिल सकता है। तो एसिड बेस रिएक्शन तो आपको आता है, कहीं भी देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, इस पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बच जाता है कार्बोनाइल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज हम लोग देखेंगे जब हम इस चैप्टर में चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन के प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे आप, इसमें से किसी से रिएक्शन करवा दीजिए। पहले स्टेप में क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जा रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद इनमें से किसी से इनका रिएक्शन करवा दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है थोड़ा सा R माइनस सीधा मैंने सेपरेटली लिख दिया, बेसिकली आप लिखेंगे यहाँ पे
ठहरो मैं इसको चेंज करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। मैंने सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिखा है, इसको एक और स्टेप में ब्रेक करके लिखेंगे आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सेपरेट नहीं लिखाता है, जो ऊपर में फॉर्म लिखा है उस फॉर्म में होता है R माइनस एंड mg प्लस 2 एंड I माइनस, ये फॉर्म में होता है। क्लियर है, ये इस फॉर्म में लिखा होता है। बट इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर के तौर पे आप कह सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा, और लिखने के लिए तौर पे आपने जो लिखा था अभी हमने वो भी लिख सकते हैं कि बेसिकली यूज क्या हमारे पास R माइनस चाहिए ना, तो हम R माइनस निकाल लिया यहाँ से। क्लियर है, ये हो गए। चलो अब इसके आगे बढ़ा जाए। नाउ द नेक्स्ट वन, ओके वन सेकेंड, तो इसके सवाल पे आते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन के सवाल पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, प्रोडक्ट लिखने हैं आप, तो कुछ एक रिएक्शन है, आप लोग फटाफट नोट करेंगे और प्रोडक्ट बताएंगे। चल प्रोडक्ट पे आता हूँ मैं। तो इस रिएक्शन को देखिए क्या होगा यहाँ पे, CH3Br, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या बन जाएगा, CH3 माइनस एंड MgBr। क्लियर है, we get the Grignard reagent, this complete is Grignard reagent. Now what will happen, now we react it with, sorry, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, DOND, तो यहाँ पे प्लस है तो R माइनस विल अटैक ऑन दिस वन एंड CH3D का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में देखो क्या करोगे इस वाले में, तो सेम चीज अब की बार हमारे पास CH3 माइनस एंड MgBr बन गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप C2H5 एंड Br बन रहा है, C2H5Br बन रहा है, तो अब क्या होगा, इस माइनस का इस पे अटैक करा दीजिए और ये रिमूव हो जाएगा, मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। So the product will be CH3, CH2 and CH3N propane. Now come to the next one. इस वाले पे लीजिए रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम चीज बनेगा, बेंजीन है और यहाँ पे माइनस, इसी तरह से लिख, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव एंड MgBr। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, फिर ये वाटर से D से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे T अटैच हो जाएगा। क्लियर है, चलो लास्ट रिएक्शन तुम लोगों के लिए, बताओ क्या होगा प्रोडक्ट इस वाले में, लास्ट रिएक्शन में। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप पे आया दैट इज R माइनस एंड MgX, ये तो क्लियर है, दैट इज Grignard reagent. Now it will attack on this carbon and remove Br. In this condition it will attack and remove this one, and in this condition it will attack on this carbon and it will remove X. क्या ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 होता है ना, तो ये SN2 नहीं देता, ये भी SN2 नहीं देता, ये भी SN2 नहीं देता, बट ये कौन सा रिएक्शन दे देता है, E2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा मगर वो इलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखिए इस बात का। क्लियर है, समझा, चलो। Now the preparation of alkane from carbonyl compound. Carbonyl का मतलब तो समझते हो, aldehyde and ketone, these are called carbonyl। तो देखिए इसके लिए दो मैकेनिज्म है हमारे पास, दो रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो हम लोग क्लीमेंसन पहले पढ़ेंगे, व्हाट इज द क्लीमेंसन। तो क्या बता रखा है, जो कार्बोनाइल है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारे पास, उसका रिएक्शन अगर जिंक अमलगम Hg है और ये जिंक है और एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराया तो क्या होगा, कार्बोनाइल विल कन्वर्ट इनटू अल्केन।
तो रिडक्शन क्यों बोला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। ये रिएक्शन आपको सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल हो पाएगा, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो थोड़ा मैकेनिज्म पे देखे क्या है। तो आपको पता है कि जब भी जिंक की बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे, जिंक या किसी भी मेटल की बात करेंगे, तो क्या बोलता है मेटल हमारा, अगर मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इतना ही बता रखा है। मेटल का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो मेटल है हमारे पास, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया हमने। तो चलो अभी देखें रिएक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। चलिए तो मैकेनिज्म पे आ जाइए। तो देखो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे HCl है, तो रिएक्शन बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होता। इसके पास 2 लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना ऑक्सीजन के पास। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देता है, H प्लस को। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। जैसे ये प्लस आया, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये यहाँ से अपना एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, उसमें क्या हो जाएगा, R C OH एंड CH3N प्लस। अब इस प्लस को देखो, तो ये प्लस अनस्टेबल हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई हो जाएंगे। देन वी विल गेट C एंड OH CH3N माइनस। ये बन गया हमारा। क्लियर है, ये बन जाएगा। अब देखो अब क्या करें, तो जैसे ये बन रहा है वैसे ही आप अगर नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में HCl तो बहुत सारे होंगे ना, तो ये फिर से यहाँ से H ले सकता है। तो H लिया तो RCOH CH3 and we will have H here। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेप में क्या किया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बोनाइन में कन्वर्ट किया, एंड दिस कार्बोनाइन इज कन्वर्टिंग इनटू alkane, similar to alkane, means as it will gain H। now the next one, अब क्या करें, तो फिर से हम सेम पाथ को फॉलो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक Cl हमारा कहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इस स्टेप में निकला है, क्योंकि यहाँ पे इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक Cl बचा रहेगा। तो एक Cl इस स्टेप में आया और दूसरा Cl इस स्टेप में आया, और Zn क्या है, Zn+2 है। तो आई एम राइटिंग हियर Zn+2 रिएक्ट विथ 2Cl माइनस, तो ZnCl2 बन गया हमारा। ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टेप में चलो, तो फिर से हमने HCl का यूज किया। तो अब की बार फिर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, it will form water molecules and oxygen will have positive charge। अब देखिए वाटर पे प्लस, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, C प्लस एंड CH3 एंड H, ये बन जाएगा। क्लियर है, ये बन जाएगा हमारा। अब देखो फिर से हम क्या कर सकते हैं, अभी भी आपके पास क्या है, बहुत सारे जिंक मेटल भी अवेलेबल हैं। तो फिर से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक जिंक मेटल का फिर से यूज किया। तो अब की बार ये क्या बन जाएगा, RC माइनस एंड CH3H, ये बन गया है। अब देखिए फिर से आप क्या कर सकते हैं, फिर से नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे इसको HCl सप्लाई कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, R यहाँ पे CH2 एंड CH3। क्लियर है। तो देखो ये कार्बोनाइल था, किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्केन में। तो कितने मोल HCl का यूज किया हमने, देखिए एक मोल, सॉरी एक यहाँ पे यूज किया, दूसरा यहाँ पे यूज किया, तीसरा यहाँ पे यूज किया, चौथा यहाँ पे। तो 4 HCl यूज किया है। और कितने जिंक यूज किया, तो फर्स्ट जिंक का मेटल हमने यहाँ यूज किया एक, और एक यहाँ यूज किया 2। क्लियर है। तो 2 Zn कितने आ गए, 2 आ गए। तो मैं यहाँ पे सीधा 2 लिख देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 Zn। रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। क्लियर है। दैट इज द मैकेनिज्म फॉर क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अब आप इसको नोट कर लें।
चलिए नेक्स्ट पे चलिए, दैट इज वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में देखो क्या यूज किया है, हमने कार्बोनाइल का यूज किया है, ये दोनों हमारे रिएजेंट हो गए और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रखा है, अल्केन प्रोडक्ट में बन जा रहा है। तो देखिए पहले क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने डायमीन का यूज किया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनता है, फिर उसके बाद जाकर के ये पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। तत्काल में बस याद रखिए कि यहाँ पे इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे डाइइथाइलिन ग्लाइकोल, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है इसको देख लो, CH2 CH2O CH2 and CH2 and OH and OH, that is डाइइथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे कोई अप्रोटिक सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैकेनिज्म को देखें, मैकेनिज्म में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O and CH3, it will react with diamine, तो NH2 and NH2। तो देखो नाइट्रोजन विल हैव लोन पेयर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बताया है यहाँ पे क्या होता है, प्लस टेल होती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सप्लाई कर सकता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे NH, और देखो ये जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है हमारा ये अब डायरेक्शन में ब्रेक कर जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आया, O- और यहाँ पे NH2 था और यहाँ पे एक और H, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये माइनस क्या करेगा यहाँ से H प्लस H को ले लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, RCOH एंड CH3 एंड H एंड NH2, ये बन रहा है, ये बन जाएगा। चलिए अब देखो, तो अगर एक H रिमूव हो जाए तो इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, इस वाले के नाइट्रोजन के पास। अगर नाइट्रोजन के पास डेंसिटी है तो ये कार्बन देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, बिकॉज इट हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अब की बार क्या करेगा, ये फिर से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर देगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल वी गेट, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो ये क्या होगा, रिमूव होगा माइनस, और यहाँ से H को लेकर के चला जाएगा। तो साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे we will get a water molecule H2O, क्लियर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब देखो तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे दिखा रखा है, सॉरी या दिस हाइड्रोजन, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रखा, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है, हम चले सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में देखो क्या क्या कर सकते हैं, राइट है ना। अब इस वाले मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कराने हैं OH माइनस से, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस अवेलेबल होगा हमारे पास, OH माइनस। तो अब बताओ क्या हो सकता है, सर यहाँ NH2 है, सॉरी इट इज NH2। अब आप बताइए कि क्या हो सकता है रिएक्शन में, बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराने हैं। रुको मैं इस स्टेप को ना सेपरेट लिखता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा समझने के लिए। यहाँ पे R है, C डबल बॉन्ड N H एंड H, यहाँ पे CH3 एंड we have the reactant molecule that is OH minus। तो अब आपको बताने हैं कि रिएक्शन क्या होगा, बताओ क्या ये इस पे अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है।
मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज अ बेस एंड हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन आर एसिडिक एच। अभी जस्ट बताया है, पीछे बताया था, ग्रीन हाइड्रोजन पे आ जाओ। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से बताया था, तो नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो क्या होगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा तो किससे करेगा, इस वाले से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड एन, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में क्या हो गया हमारे पास, ये नाइट्रोजन H रिमूव कर लिया, तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया है। और यहाँ पे क्या है, CH3 है। और साथ में क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए, OH वाटर बन जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखूं तो आर सी एन डबल बॉन्ड एन एच एंड नेगेटिव चार्ज एंड CH3। अब देखिए ये जो माइनस है और यहाँ वाटर भी बना है, तो मतलब ये वाटर से तो रिएक्शन कर सकता है ना, क्योंकि बेस हो गया ना वो, और ये एसिडिक H होता है, तो अब इसका इससे रिएक्शन करा दो। अब जैसे ही ये इससे रिएक्शन करेगा तब क्या आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे, नाउ वी विल गेट आर सी एच एंड एन डबल, सॉरी एक सेकेंड है, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, आर सी यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन एंड इससे अटैच एच एंड वी गेट अ एच हियर एंड CH3। अब बताइए अब क्या करें, तो सॉल्यूशन में तो अभी भी OH माइनस है और बहुत सारे अमाउंट में OH माइनस अवेलेबल है, तो फिर से रिएक्शन कर लिया इससे, तो फिर से रिएक्शन करेगा, तब की बार फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन डबल बॉन्ड एन इससे अटैच कार्बन CH एंड CH3 एंड R। क्लियर है, और यहाँ पे माइनस, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा और ये इसको सप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा हमारे पास, R CH माइनस एंड CH3 एंड वी विल गेट N2। तो N2 देखो, N2 बताया था आपने, SN1 रिएक्शन पढ़ा था, SN1 रिएक्शन में भी हमने आपको लास्ट में बताया था, SN1 रिएक्शन ऑन अमाइंस, बेसिकली दैट इज नॉट SN1 रिएक्शन, सिमिलर टू SN1 रिएक्शन। तो क्या निकल रहा था वहां पे, N2 का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बताया था N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्यों, बिकॉज N2 का बिहेवियर क्या होता है, इनर्ट बिहेवियर का होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो जब भी N2 को किसी मॉलिक्यूल से रिमूव होने का मौका मिलेगा तो वो वेट नहीं करेगा, वो क्या होगा, तुरंत वहां से रिमूव कर जाएगा। So N2 will release and carbanion will form. Now it will again react with the water molecules following this step. तो फिर क्या हो गया, ये वाटर से रिएक्शन किया, तो अब क्या मिल गया है, R CH2 एंड CH3। क्लियर है, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो क्या हो गया अभी देखिए ऊपर से, तो हमारे पास कार्बोनाइल था यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्बोनाइल था और किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। और पूरा प्रोसेस, पूरे मैकेनिज्म को क्या बोल रखा हमने, वुल्फ रिएक्शन बोल रखा है। क्लियर है, समझा ये, चलो नोट करो इस वाले को, नोट कर लीजिए इस वाले को। अब देखो इसमें भी आपको याद रखने के लिए क्या करने हैं, कुछ नहीं करने, दोनों एक ही स्टेप पे दिया रहेगा। जैसे आपको मैं ये मॉलिक्यूल्स लिखूं तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R डैश, और क्या है हमारे पास NH2 एंड NH2, और नीचे में KOH एनीथिंग, इतना काफी। तो क्या करने हैं, बस इसको हटाना है एंड यहाँ पे दोनों ऑप्शन को हटा करके यहाँ पे क्या करने हैं, H को ऐड कर देने हैं, तो सीधा हम इसका भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, आ जाइए अब थोड़े एक दो सवाल है इस पे कर लेते हैं। तो ये बताओ कौन सा रिएक्शन है, वोल्फ किस्नर है या क्लेमेंसन है। ऑब्वियसली ध्यान रखो, देखो वोल्फ किस्नर किस में हुआ है, बेसिक मीडियम में,
और वो किसमें हुआ है, क्लीमेंसन किसमें हुआ है, एसिडिक मीडियम में। तो कार्बोनाइल को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करना है तो क्या यूज करोगे आप, क्लीमेंसन यूज करोगे, और बेसिक मीडियम में रिड्यूस करना है तो क्या यूज करेंगे, वोल्फ्रेस्टर यूज करेंगे। देखो इसका कुछ एक्सटेंशन भी है, कुछ एसिडिक सेंसिटिव एंड बेस सेंसिटिव जो रिएक्शन होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, मगर उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी बताया तो काफी टफ चला जाएगा आपको। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कार्बोनाइल चैप्टर में करेंगे। जब हम कार्बोनाइल पढ़ेंगे तो उस टाइम दोबारा से इन दोनों का डिस्कशन होगा, बट ये मैकेनिज्म का डिस्कशन नहीं होगा। हम वहां पे केस सेंसिटिव बातें करेंगे, कौन सा एसिडिक सेंसिटिव होता है और कौन सा बेस सेंसिटिव होता है। बट आपको ये याद होने चाहिए कि ये क्या है, एसिडिक मीडियम में प्रेफरेबल है, और ये वाला क्या है, बेसिक मीडियम में। ये बेसिक मीडियम में होगा और ये एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम में इसका प्रेफरेंस ज्यादा, बेसिक मीडियम में इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा। तो यहां तक हो गए, चलिए इस वाले पे आ जाओ। तो अब इसमें प्रोडक्ट बताने, कौन सा रिएक्शन है, ये एसिडिक मीडियम दे रखा है, कौन सा प्रेफरेबल होगा इस वाले में, दैट इज क्लीमेंसन। क्लीमेंसन का रिएक्शन करा दो। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिखने हैं, कुछ नहीं करने हैं, प्रोडक्ट में आपको सिर्फ एच अटैच कर देने। क्लियर है। इस वाले में देखो दोनों साइड पे रिएक्शन हो सकता है, तो दोनों साइड पे कार्बोनाइल को हटाएंगे और वहां पे क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। क्या इस वाले में रिएक्शन पॉसिबल? अच्छा ये बताओ कौन सा रिएक्शन है, दैट इज वोल्फ-किस्ना। क्या करोगे, यहाँ पे भी सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करने हैं आपको, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इस वाले में बताओ यहाँ पे क्या करोगे, सेम काम करने, कुछ नहीं करने हैं, बस बेंजीन है, कोई भी मॉलिक्यूल्स रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा। कार्बोजेनिक एसिड पे इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, किस पे रिएक्शन हो पाएगा, सिर्फ कार्बोनाइल पे कराएंगे। क्लियर है। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग यही बंद करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में चलेगा। तो देखो अल्केन का प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा बच जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो अल्केन, रिएक्शन ऑफ अल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट है हेलोजनेशन। तो आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है, आप 11th के टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं हाइड्रोकार्बन में। एक बार रीड करना चाहे तो आप कर ले, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। उसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का एक बार रीड कर ले, वो अच्छा रहेगा। आप एनसीईआरटी से उसको पढ़ सकते हैं, उस पर डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ और नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, तो वो सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट हम लोग सभी का डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और लगेगा, 2 से 3 लेक्चर हमारा अल्केन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग अल्कीन पे चलेंगे। ओके, तो आप चाहे तो क्वेश्चन करना चालू कर सकते हैं, MS वन आपके पास है, स्टार्टिंग के सारे सवाल अल्केन के हैं, आप वहां से सॉल्व करना चालू कर लेंगे। अदरवाइज DPP आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। चलो, थैंक यू।